अर्ज किया है, आते आते कुछ लिखा है। अर्ज किया विनायक सावंत और प्रेरणा का दूसरा नाम ज्वाला सिंह सर। आज की कॉन्फ्रेंस चाहूंगा आज के हमारे होस्ट गोरखपुर की आवाज प्रतीक अशोक जी, जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट में कोई मार्ग दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसे सूत्रधार है जो सबको पिरोक रखे। एमसीसी यानी कि मुंबई क्रिकेट क्लब, और एक ऐसी संस्थान, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा क्योंकि हम लोग आज जुड़े हैं यहाँ पर, हमारे साथ सितारे जुड़े हैं, और गोरखपुर को एक हिस्टोरिकल दिन जो देखने को मिला है वो 19 तारीख से ये हाई परफॉर्मेंस कैंप चल रहा है मुंबई क्रिकेट क्लब का। उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी संस्था है जो क्रिकेट में टैलेंट को निखारने के साथ बहुत से काम कर रही है और उन्हें ऊंचाई तक पहुंचा रही है। इसकी शुरुआत मुड़ के देखेंगे तो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई क्रिकेट क्लब की, और उद्देश्य टैलेंट को, यंग क्रिकेटर्स को सही रास्ता दिखाना, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग की बात की जाए और एक मंच तक पहुंचाना जहां उन्हें एक रिलेवेंट अपॉर्चुनिटी मिले क्रिकेट के फील्ड में। वेल, आज ये क्लब जो है एक इकोसिस्टम है क्रिकेट का। बात की जाए यहाँ पर कोचिंग, फिटनेस, टूर्नामेंट्स और इंटरनेशनल टूर्स भी होते हैं जहां पर खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कि बहुत जरूरी है क्रिकेट में भी। अभी चमिंडा सर ने जैसे मैदान में कहा कि एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो खिलाड़ियों में भी डेवलप किया जा रहा है। हमारे बीच में डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हैं वाइस चांसलर मैम प्रोफेसर पूनम टंडन मैम, आपका भी वेलकम है। और जितने भी हम, और इस क्लब की जो सबसे बड़ी ताकत है विजन है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है कि एक सोर्स, और वो सोर्स हमारे नेटिव प्लेस के हैं, गोरखपुर का वो आप कह सकते हैं जौहरी, वो हीरा जिसने बहुत से कोहिनूर बनाए और बहुत से कोहिनूर को यहाँ ला रहे हैं, और उनका मैं चाहता हूं आप लोग जोरदार स्वागत करें तालियों से। He is none other, he is ज्वाला सिंह साहिब हैं। This is वंदना सिंह मैम, आपसे भी चाहता हूं कि हमारे जितने भी क्राउड ऑडियंस है उनको वेट करें। इन दोनों ने बढ़ाया और बहुत से खिलाड़ियों के सपनों को साकार कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट की जब बात की जाती है तो हर इंडियन का ड्रीम होता है कि क्रिकेट हमसे छूटे ना, और बच्चे जो होते हैं वो क्रिकेटर बनने का शौक रखते हैं। अब तो इतने ज्यादा क्रिकेटर्स हैं कि हर कोई का एक आइडल है, और कहीं ना कहीं उसमें और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन किया है। इसके पीछे ज्वाला सर की मेहनत, एमसीसी की मेहनत दिखाई देती है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे खिलाड़ी हमजा शेर में हैं और कैप्टन भी हैं। वह बात की जाए युवराज सामरा, आपने देखा होगा कनाडा के ये प्लेयर जिन्होंने धमाकेदार पारी खेली थी, ज्वाला सर से ही टिप्स लेके थे। ज्वाला सर खुद लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं, और लेफ्ट हैंडेड को अलग से लगता है सर आप टिप देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अलग से छक्के लगाए थे। वेल, युवराज सामरा एंड अभी बात की जाए अमन और दिव्यांश, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो एमसीसी के प्रोडक्ट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले एवी में भी कि एमसीसी ने कितने टैलेंट को आगे बढ़ाया है और देश को एक से एक क्रिकेटर दे रहे हैं। और इसकी जो पहल है वो गोरखपुर में भी हो गई 19 मार्च से। हाई क्रिकेट कैंप जो लगा है यहाँ पर, हमारे साथ ओवरसीज क्रिकेटर मिस्टर चमिंदा वास सर जो जुड़े श्रीलंका से, आपको पता है वसीम जाफर सर आज जुड़े हैं, विनायक सर जिनकी ट्रेनिंग और कोचिंग हर स्टूडेंट्स के दिल पर राज कर रही है, क्योंकि इनको मैंने भी जाकर करीब से बहुत बातें करने वाले हैं। और जो मोटिव है, जो क्रिकेट को हमें आगे बढ़ाना है, जो गोरखपुर का से मैं चाहूंगा ज्वाला सर आप हमारे साथ इस मंच पे जुड़े। और ज्वाला सर के बारे में कोचेस के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखोगे तो सब कुछ क्रिकेटर्स के लिए होता है। तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव सर कि इस तरह के इतने सारे कोचेस को, मतलब ऑलमोस्ट क्रिकेट ग्राफ में मुझे लगता है कोई भी कैटेगरी। मैं ज्वाला सिंह और मुंबई 1995 में मैं आया था, और ये मेरा आशियाना था। कितना हो गया? 8 फीट बाई 8 फीट या 10 फीट होगा, और हम यहाँ पे 6 लोग रहते थे। यहाँ से मेरी इस जगह से मेरी शुरुआत हुई है। Uttar Pradesh. The same school once attended by Sachin Tendulkar and Vinod Kambli. He sought training under the legend himself, scientist of cricket. He focuses not just on technique, but on mindset, discipline, and holistic development. From arriving in Mumbai with ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ज्वाला सिंह सर के। नमस्कार गोरखपुर और
सबसे पहले गोरखपुर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें ज्वाला सर का मालिक दिया जो ढेर सारे क्रिकेटर्स अपने फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं। अब वो फैक्ट्री मुंबई में चल रही है लेकिन उसकी ब्रांचेस अब धीरे धीरे बड़ी हो सकती है। प्यारा भाई जैसे मैं ये भी देख रहा था वो बड़ा पुराना गाना है जहन में आया, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। जो है बैग में ढेर सारे सपने लेके चलता है। कपड़े शायद कम रहे होंगे आपके बैग में, सपने बहुत ढेर सारे होंगे। वापस आए 30 साल के बाद उस बैग में बहुत कुछ लेकर आया गोरखपुर। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, पहला जाना और इस बार का आना? बहुत सारे लोग और भी हमारे मित्रगण हैं बहुत पुराने, और हमेशा जो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जर्नी में बहुत लोगों का क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत टफ टाइम देखे हैं एंड ही वाज ऑलवेज विद मी, और मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर, मेरे मदर एंड माय वाइफ, एवरीवन। ये सोचा कैंप करने का तो कोई साथ नहीं था। इनफैक्ट ही वाज ओनली हु सेड कि सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था यहाँ पे। अरे होनी चाहिए पहले तो ज्वाला भाई के लिए, क्योंकि अपने शहर से जाकर महसूस किया है उस सफर में, क्योंकि मैं भी इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचा और वहाँ पे एक लंबा सफर रहा और उसको मैं जी सकता हूँ आपके साथ, ऐसा लग रहा था। लेकिन ज्वाला भाई जो मैंने सवाल पूछा आपसे कि आप पहले तो बताइए लाइटर नोट पर टिकट लंबी है तो थोड़ा समय लगेगा। तो एक हम मकान मालिक थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके साथ में गया था और होता है ना कि एक अटेंडेंट के रूप में गया था। और जब मैं पहली बार मुंबई गया था तो बहुत अलग फील हुआ। हालांकि आचरेकर सर से मिलने गया था और पहली बार आचरेकर सर नहीं मिले और फिर बड़ा निराश हुआ कि वापस पता नहीं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो पहला सफर तो मेरा उनके साथ था। मेरे को आपने बताया नहीं, टिकट वाली बात तो बता दीजिए। बिल्कुल, टिकट उनके साथ था तो विदाउट टिकट ही आप समझ लो। लेकिन एक बात तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, तो मैं हमेशा सबको एक चीज बोलूंगा कि नेवर, बोलते ना, सपना देखना कभी मत छोड़ना, बस उस सपने चेस करने के तरीके बदल सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं। आप बोलते ना अपना कभी गोल चेंज मत करना, तरीका बदल सकता है। तो जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मुझे इंजरीज होने लगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं थे और एक तेज गेंदबाज बनने के लिए बहुत कुछ, और फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं नहीं कर सकता, बिकॉज जो मैंने किया है यहाँ पे कोई सोच नहीं सकता है। मैं लोकल ट्रेन में रात को सोता था, तो चर्चगेट से बोरी वगैरह चलती थी, क्योंकि सुबह खत्म होगा तो वो सरप्राइज हम सबके सामने रखेंगे। लेकिन ज्वाला भाई उस सफर को मैंने भी आपके साथ जिया भी थोड़ी दिन पहले। मैं तो गया था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल कवर करने और उन जगहों पे आपके साथ गया और ट्रेकिंग वाली में मैं आपके साथ गाड़ी से जा रहा था तो आंखों में आंसू था कि ऐसा स्ट्रगल करना बहुत आसान नहीं होता है। वो जगह जब गया वहाँ कैसे सोते थे ज्वाला भाई, जरा बताएं यहाँ पे, क्योंकि इतना आसान नहीं हो ऐसी जगहों पे सोना, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता आज के डेट में। मुझे बहुत मजा आया, फ्रैंकली स्पीकिंग। आज जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ, भगवान ना कहे मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन वो जिंदगी में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि वहीं से एक बोलते हैं ना विल पावर बढ़ा। और जब आप ऐसी जगह पे रहते रहो और उनकी डिसिप्लिन ये होती है कि मैं 5 बजे उठने लगा हूँ, ये खाना खाने लगा हूँ और जिम करने लगा हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी चीज है। अगर आप कोई सपना जी रहे हो तो भैया चुना तो आपने ही है ना, स्ट्रगल आपने सुना, जाओ घर में रहो। खाना नहीं लगा कि यार नहीं इसमें प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कभी आज तक पता नहीं चला कि वो प्रॉब्लम होती क्या है, क्योंकि वो मैंने चुना था। आई चूज दैट पाथ, तो हैव टू बैक। अगर मुझे तो किसी ने बोला नहीं था ना कि आप मुंबई जाओ स्ट्रगल करो, तो एक आदमी ने मुझे एक बार बोला, जब थोड़ा मैं कंप्लेन कर रहा था कि यार, मैंने उसको बोला यार मेरा लाइफ बहुत टफ है, तो उसने मुझे बोला कि वो बड़ा मुश्किल होता है फेस करना, क्योंकि जब आप यूपी बिहार से मुंबई या दिल्ली जाते हो, IAS बनने लोग जाते हैं, तो पेरेंट्स को ये नहीं पता चलता कि कितना डिफिकल्ट है। और यूपी की भाषा में ज्वाला भाई बात करें तो क्या है, बड़का क्रिकेट खेलने गए थे। बिल्कुल, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो लोगों को सिर्फ इंटरनेशनल इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया में अराउंड 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है और उसमें से मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आप एज्यूम करो कि 1% लोग क्रिकेट खेलते हैं तो करीब 140 लाख, 1 करोड़ 40 लाख हो गए। उसमें 1% कम करते जाओ तो आपको हार्डली, बोलते ना, कुछ 750 लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद 150 लोग IPL खेलते हैं और 20 से 30 लोग इंडिया के लिए खेलते हैं। तो इट इज वेरी टफ, लेकिन ठीक है, सब हो जाता है। ज्वाला भाई देखिए, जो बिगिन हुई जब यशस्वी इंडिया के लिए खेले और उसके बाद वो जो काम आप कर रहे थे उसको कहते हैं ना पहचान मिलना शुरू हुई,
यशस्वी से मुलाकात के बारे में कुछ बताएं, जो खैर वो बहुत ढेर सारे इंटरव्यूज आपके आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो आपको लगा कि अभी तक नहीं पता है और जो हमारे तमाम गोरखपुर के लोग हैं यहाँ पे उनको पता चलनी चाहिए कि यार एक कहते हैं ना कि आप जब तक सहारा नहीं देते, जिनके को सहारा देने वाली बात है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? He wanted to become a player without संसाधन, मतलब उसके पास भी कुछ था नहीं, तो वो कोशिश कर रहा था और मैंने भी कोशिश बहुत किया था। तो मुझे लगा कि चलो मुझे तो कोई मिला नहीं संभालने वाला, किसी एक बच्चे को संभाल देता हूँ। वेरी हैप्पी कि आज इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। देखिए यशस्वी की कुछ पिक्चर्स में देख रहा था ज्वाला भाई, और वो मतलब वो तो लग रहा है आपके घर में रह के क्रिकेट उन्होंने सारी खेली। मैं देखा बिटिया के साथ भी खेलते हुए। इतना लगाव कैसे हुआ? कोई मतलब तमाम लोग आते हैं आपके, तो मैं देख रहा हूँ 500 बच्चे आते हैं, लेकिन लगाव तो बहुत गिने चुने लोगों से होता है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो स्टोरी है वो उसकी स्टोरी के साथ मैच कर रही है, क्योंकि और कोई लड़का ऐसा मुझे नहीं मिला और मुझे एक कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर। और दूसरा मुझे पता था कि उसके और मेरे बीच में कोई नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मुझे डे वन ही बोल दिया था। ये जहाँ मुझे आप लेके गए थे ऊपर, बिल्कुल स्टेडियम, तो बस उसकी कहानी और मेरी कहानी सेम थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान एक जोड़ी बना देता है, तो बस एक जोड़ी बन गई, इतना ही बोल सकता हूँ। लेकिन आप एकमात्र ऐसे कोच हैं जो ड्राइंग रूम में भी क्रिकेट सिखाते थे। मतलब ऐसा कोच तो नहीं दिखा होगा जो ड्राइंग रूम में क्रिकेट सिखा रहा हो। मैं वो 2-3 घंटा मेरा रोज लेता था, चाहे उसको क्रिकेट सिखाना हो या उसको काउंसलिंग करना। ये कोविड के वक्त का है, क्योंकि कोरोना में हम सब बैठे हुए थे, तो हमने थोड़ा सा ड्रिलिंग कर लिया और थोड़ा ऑनलाइन। कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप घर पे करें या ग्राउंड पे करें। हमारे सामने वसीम सर बैठे हैं और मैं इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो जब सर अकेले थे और जब मैं घर पे जाता था, हमेशा ग्लोव्स पहन के दरवाजा खोलते थे और बोलते थे थोड़ा दूर मेरे को 10-15 बार करने थे बैकफुट पंच। तो वहां से मैंने सीखा कि, क्योंकि जो भी मैंने बैटिंग सीखी है वसीम भाई से सीखी है, इनको देख देख के सीखा है, तो तभी मुझे पता चला कि ये ड्रिल्स का क्या रोल है। और बेसिकली अब तो मुझे बहुत सारा रिसर्च वर्क है। तो बेसिकली ड्रिल्स अगर आप करते हो तो आपके बॉडी का जो पोस्चर होता है वो इम्प्रूव होता है, जो शॉट खेलने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। तो आई थिंक यशस्वी भी बहुत ड्रिल करता था, करीब 1 घंटा 1.5 घंटा रोज ड्रिल करता था। और हमारी एक आंटी है, वो रोज रात को मुझे 10:30 बजे फोन कर देती थी कि यार एक बल्ला नीचे धड़कते रहता, मेरे को सोने नहीं देता है। तो तुम लोगों का बहुत झगड़ा होता था। चलिए, तो वसीम भाई से पूछा जाएगा कि उन्होंने कितनों की नींद खराब की है, इसमें आगे बातचीत करेंगे। लेकिन ये वसीम भाई, क्योंकि हम यशस्वी जायसवाल के सफर की बात कर रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ा सीन आ गया जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था, वो इसके बारे में कुछ बताया था जरा। बिल्कुल, मैंने वही बताया कि मैंने कभी उसको स्टूडेंट की नजर से नहीं देखा, और अगर देखता तो यशस्वी जैसा लोग बन ही नहीं पाता। क्योंकि कोच और प्लेयर की जो जर्नी होती है वो ग्राउंड की होती है, और उसने हमारे बेडरूम तक की जर्नी की है। तो मुझे लगता है कि एक अलग ही रिलेशन के साथ हम लोग आगे बढ़े। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि वो आज इंडिया के लिए खेल रहा है। और जो मैंने विजुअलाइज किया था कि क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो सचिन नहीं लिखते हैं, तो मैं उनके रिकॉर्ड लिखता था कि वो सेंचुरी कब बना रहे, कैसे आउट हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि 10,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, मेरे खुद के दिमाग में चलता था 10,000 रन्स। और तो मुझे लगता है एक अपग्रेडेड वर्जन है। और मुझे लगता है कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जो मैं सोच रहा था, जैसे मैंने विनोद कामली की एक इनिंग देखी थी जो 2 डबल 100 बनाया था उन्होंने, तो वो मेरे जहन में थी कहीं ना कहीं। और उसने भी इंग्लैंड के खिलाफ 2 डबल 100 बनाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज को लगातार सोचते रहो और अगर वो पिक्चर दिमाग में आता है, क्योंकि मुझे वो पिक्चर्स हमेशा दिमाग में आते थे कि विनोद कामली ने वानखेड़े स्टेडियम में कैसे डबल 100 बनाया, तो वो रिपीट होता है। 20-25 साल लगता है उसको रिपीट होने में। तो आई एम रियली हैप्पी कि वो कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जो भी हो रहा स्क्रिप्टेड है, पता नहीं अभी भी लगता है कि कुछ बोलते हैं ना कि हम इस दुनिया में आए हैं, कुछ बोलते हैं ना जो पिछले लोगों ने किया है उसको रिपीट कर रहे हैं। जैसे एक किसान बोलते हैं ना खेत उगाता है तो बार बार वो रिपीट करता है। तो मुझे लगता है वो जो रिपीट करने का दौर है, कोई अलग अलग लोग करते हैं। आई एम हैप्पी। और मुझे अभी भी लगता है कि 10,000 टेस्ट रन बनाएगा। चलिए, आपके साथ सेशन थोड़ा खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले गोरखपुर के तमाम जो लोग जुड़े हुए जो हमारा ये शो देख रहे हैं उनको ये बता दें कि गोरखपुर का भी बहुत बड़ा हाथ है। यशस्वी जैसा खराब गया था, ज्वाला भाई जरा वो कहानी बताई क्या थी जब आप उनको गोरखपुर लेके आए कोविड के टाइम में। बिल्कुल, जब वो IPL 1 में गया था, दुबई गया था, तो उसको मैं बहुत लंबे लंबे मैसेजेस करता था और मेरी एक भी बात तो सुनता नहीं था उस टाइम पे।
और मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पे। तो मैंने उसको बोला कि भाई अभी तू अपना देख ले, मैं अपना देख लेता हूँ। तो 3-4 महीने तक आई डिडंट टॉक टू हिम। फिर उसको इंडियन ऑयल में जॉब लगा उसी टाइम पे, और उसने मुझे फोटो भेजा। तो और मैंने उसको बोला तेरा सपना पूरा हो गया, तुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, मिल गया, गेट लॉस्ट, ऐसे ही बोला उसको। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पे, तो वो रोने लगा, बोलता सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप आपके गुस्से की वजह से तो नहीं ना आपका नाम ज्वाला रखा गया है? जो भी तो है। भाभी ने पता करेगी जो भी है। तो वो ही स्टार्टेड क्राइंग, बहुत फोन पे रोने लगा। बोलते सर अभी मुझे लगता है कि मुझे आगे राजस्थान रॉयल्स लेगी नहीं, और पता नहीं अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी होगा नहीं। तो मैंने उसको बोला मैं गोरखपुर में वहाँ जा, और यहाँ पे हमने बहुत प्रैक्टिस की, और मुझे लगता है उस प्रैक्टिस की वजह से जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे बोलता है कि सर मैं रेड बॉल, तो वो आधे मन से वो कर रहा था। लेकिन जब यहाँ से वो गया, मुश्ताक अली का एक सिलेक्शन है, ऐसा पहले मैच में उसने 52 बॉल पे 104 रन बनाया, ही कॉल्ड मी, बोला कि सर ये तो गजब हो गया है, तो अलग ही बैटिंग करने लगा। तो वहां से उसकी शुरुआत हुई। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत हेल्प किया, और आई एम रियली थैंकफुल टू गोरखपुर, क्योंकि जितनी बार वो गोरखपुर मेरे साथ आया, इसके पहले आया था तो अंडर-9 इंडिया में उसने जाके 100 बनाया, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो कैंप आपने शुरू किया है, इसके पीछे की क्या मंशा है? क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि तो क्या, एक तो यहाँ पे ये जो सफर शुरू किया आपने, गोरखपुर की एक नई आइडेंटिटी बन गई। क्योंकि हम सब एयरपोर्ट पे आए, बोले क्रिकेट शो के लिए जा रहे, बोले गोरखपुर में क्रिकेट, तो मतलब पहला लोगों का सवाल ये था, तो उसका जवाब शायद आपने दे दिया। नहीं बिल्कुल, मैं यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बिलीव की कमी है। लोगों को भरोसा नहीं है कि हो सकता है। और यही मैंने एक बार ट्राई किया था 2005 में, मुंबई वर्सेस वेस्ट ऑफ इंडिया का एक इवेंट मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं। तो मेरे दिमाग में ये भी था कभी ना कभी कि कुछ ना कुछ करूंगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर ऐसे जस्ट बात किया, चमिंदाबाद सर से बात किया, वसीम सर से बात किया। मुझे भी थोड़ा यहाँ पे लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों का सोच बदलना, जो बोलते हैं ना, एक नोकिया से स्मार्टफोन में आना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो एक सोच बदलना बहुत मुश्किल होता है। और अगेन ऐसे कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई फ्यूचर विजन नहीं है मेरे पास, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं एकदम सच बोलता हूँ। बट इच्छा थी कि एक बार किया जाए, और यहाँ के लोगों में एक थोड़ा सा होप आए। और मुझे लगता है आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ, आज के बाद जरूर होप आएगा। और मैंने एक बार सुना था कि 1983 में कोई एक यहाँ पे ऐसे कोई खिलाड़ी आए थे, दिलीप वेंकसरकर सर आए थे, गावस्कर आए थे। और एक बार दिलीप वेंकसरकर सर से मैंने पूछा भी, तो बोले अरे एक आदमी ने मेरे से हाथ मिला और हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तो यहाँ पे इतना मतलब वो बिलीव बोलते ना, एक बार वो बिलीव आ जाएगा। लेकिन गोरखपुर एक इतनी अच्छी जगह है कि अगर आपने इनका दिल जीत लिया तो फिर ये आपके हो गए, फिर आप बहुत बार आओगे। पूछ लेता है दिल जीत लिया, ज्वाला भाई ने जरा ताली बजा दीजिए एक बार, जोरदार। तो मैं चाहूंगा कि आप आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वाले उनके एबी से पहले मैं एक बताना चाहता हूँ, जब 1990s का करवाने का काम एक बॉलर जो करता था वो हमारे साथ है, एंड वी आर वेरी प्राउड कि वो आज गोरखपुर की धरती पे ओवरसीज क्रिकेटर, और वो एबी आने वाली है। तो चलिए और करीब से जानते हैं आज खास एमसीसी की तरफ से हम Chaminda sir को। You know, one such legend is Chaminda, Sri Lanka's silent assassin, a master of swing, and arguably one of the most underappreciated fast bowlers in cricket history. When we speak of great fast bowlers, names like McGrath, Steyn, Wasim, and Walsh echo across the cricketing halls. But Chaminda was often a mere footnote. Why? Let's talk numbers. Over 750 wickets across formats. 8 for 19, the best bowling figures in ODI history to this day. Was the new ball dance and the old ball reverse. And yet, his genius was often overshadowed by the magic of Muralitharan and the rise of Sri Lanka's batting dynasties. Ask the greats who faced him, they'll tell you how deceptive he was. He didn't need 150 km/h thunderbolts. He used intelligence, precision and patience. Who takes a hat-trick in the very first over of a World Cup? Only Chaminda. And yet, how often do we talk about that moment when we discuss iconic World Cup feats? Perhaps it's because he wasn't loud, he wasn't flashy, he did his job quietly, consistently, relentlessly. After retiring, Vas didn't see the spotlight. In a fact, coaching, Chaminda Vas wasn't just a good bowler, he was a great one, a pioneer, a warrior. Let's give this legend a tribute. Let's give
When he retired in 2009, the game. Today, we felicitate not just greatness, but the one that will live forever. I wish everybody just stand and have a very thank you. मुझे तो लगता है वसीम भाई अगर मेरी जगह एंकरिंग कर रहे होते तो एक लाइन जरूर बोलते हैं कि जिस गेंदबाज को हर तरह की पिच पर गेंदबाजी करना आता है राज, उसका नाम है चमंडाबाज। तो ये वसीम भाई से लाइनें कभी कभी चुना लेते हैं हम लोग। चमंडा भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में हमारे साथ ज्वाला भाई भी है। वो तो हिंदी से शुरुआत करेंगे तो चंद्रमा भाई थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर तो इंग्लिश में आ ही जाएंगे हम। थोड़ा थोड़ा तो हिंदी समझने लगे चंद्रमा भाई, नहीं थोड़ा थोड़ा only few words. Today, how was your experience coming to Gorakhpur and? Good evening, everyone. First time being to Gorakhpur. I know this gentleman, Jwala Singh, for many years. He has done wonders for cricket. He has produced so many top-class cricketers for Indian team, and it has been long journey, and almost 10 years I've been coming to Mumbai. So this time Jwala Singh asked me he wants to do a coaching camp in Gorakhpur. I said yes, why not? Let's go and see the talent. I want to see many young cricketers coming from your city or village, wherever. Try to give them exposure and get them to play high level of cricket. How you read Jwala's vision about the cricket or about organizing this camp? How you look at the vision of Jwala Singh? He has a very good vision. If he doesn't have a vision, I don't think he can produce many cricketers. He has produced people like Yashasvi, Preeti Shaw. There are so many. So you need to have a vision, and you need to have a commitment as well to produce such a good cricketers. And the commitment which I say, organizing a camp, it's not easy. You need to have a lot of courage, sacrifice the time as a young family, taking time from the family and spending time with the young cricketers, trying to come up in the ladder, giving so much time, it's not easy. How you First, as all we know the Gorakhpur cricket history, that since 1994, I'm sure, if I'm wrong, please correct, that Gorakhpur say nobody has played Ranji Trophy, nobody has represented Uttar Pradesh Ranji team after 1994. Sir, if I'm wrong, please correct me. So it's very hard, because even I was not convinced. It's very tough, like if you're asking a person like Vas to come to Gorakhpur, because I used to just sleep and visualize that how it will happen, because I'm not here now. I mean, after 30 years coming back, doing so much of things. So I just asked him like, can you? And he was, two people never said no. One is Vas and one is Wasim. So they never ask questions. They just say, okay, I'm there. So I think I'm really blessed that he's here. And I met him in 2016. One of my very dear friend, Mr. Alvis, I went to Sri Lanka for some cricket, and I asked him that can you send some of the players to Mumbai, and he introduced Vas to me, and once he's here, and he was very, very happy to see all the talents in Mumbai. So that is how the year 2016 we started. We are here and we will be always together. Yeah. Just to add, I didn't say anything. He sent me the itinerary. I didn't even ask where is Gorakhpur, what kind of city, is there a hotel. I didn't even ask anything. Because we have
we have a passion about cricket. Right? We love to see youngsters play this game. So taking forward youngsters to represent India. Batsmen are very good friends because the fast bowler and the batsman never can be a good friend. Yes, they are friend outside the ground, but of course not in the ground. Because when you're playing for your nation, They're putting hand on the shoulders and they're taking you inside like that. yeah, it happens when you are outside the ground. I feel like, and especially after the retirement. Tanda, I was following your all the you have given about the World Cup, all the predictions I was following your, and all the predictions were right. How you have given all the predictions so correct? You have said that Bumrah and Ashadi will take. I played for 20 years, and I knew that the way India is playing, definitely India is going to be in the final, and definitely they're going to win the tournament. And exactly that happened. जो ना एक क्वेश्चन जो और आता है हिंदी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर के बारे में लेफ्ट हैंडर से आपका लगाव कुछ ज़्यादा ही है। आप खुद लेफ्ट हैंडर है, बैट्समैन भी लेफ्ट हैंडर तैयार करते हैं और एक लेजेंड लेफ्ट आर्म जो सीमर है उनको लेके आए। जानता हूँ ये कोइंसिडेंस है, ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड ही मेरे पास आते हैं, तो जो आएगा डेफिनेटली उसको सर्व करना पड़ेगा। तो मतलब being what requires to be a great fast bowler or reckoning in the world ranking, what requires to a young fast bowler, what he can learn from you? The first thing is attitude towards the game. Okay. And ability to take wickets. That's the most important thing for a fast bowler. And the last is run up. How he is going to execute. Those are the things you actually see a fast bowler. And Both them. well, when I was playing, we didn't have any data. We don't have any videos, but luckily we had those VHS videos. So somehow managed. Margin of error is little, so somehow you need to get the right area for him to not to give it. So before the game, I always visualize how I'm going to play tomorrow. So once I visualize, that's it, switch off. When I come to the next day, then I visualize what I visualized previous day, right? Put into the action. Phenomenal players. The way they are playing right now, I'm pretty sure that they can hit any bowler, even 150. But for me, bowling to a person like Abhishek is going to be a challenge. Good cricketer, up and coming, and I'm sure that he will do well in future. So a person like Abhishek, I love to bowl it. In these days, it's at that time. Gone to a different level, and Only because of T20, you think? yeah, T20, but even the Test cricket, even the one-day cricket, some other players are playing like T20. But nowadays, even the bowlers are very smart. They have so many varieties, and the way they think during the game really well. And You have played IPL also, Chavandra. I was just going through your cricketing records. Now one more prediction. I want your prediction at this platform. Who is going to win this IPL 2026, or otherwise top 3 teams you can rate? We need headlines also for the next year. still haven't gone through the teams, and next couple of days I might go through the team. There are quite a few Delhi and Rajasthan Royal, but need to sit and see how these teams are going to perform during the IPL. The last question, preparing for the World Cup 2027, you are looking at that thing going to happen? As a cricketer, what do you think? I think those 2 players, they still can play for India, and the way they have done for India, remarkable.
and I'm sure still they can give 100% to Indian team. I'm pretty sure that they will play the last World Cup going to happen in South Africa. गौरव थैंक्स और इतना सौभाग्य है कि कपिला जैसे लेजेंड हमारे शहर में आए, हमारे स्टेट में आए, और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आप भी चलते रहते कुछ कहना चाहेंगे? That I have Was sir with me, and I think Gorakhpur is blessed like he is here, so nothing more than that. I'm really thankful. Thank you, Chavila. Thanks a lot. Thank you so much. फाइनेंस के सेशन जो हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं, नेक्स्ट टीवी जो हमारे सामने चलेगी, उससे पहले मैं बता दूं, जितने लंबे ये हैं, जितना बड़ा इनका कद है, जितना बड़ा नाम, स्टैट्स में भी उतना ही बड़ा कद है, और इनका लवली स्टांस देखकर हम बड़े हुए। और ये कौन है, आप गेस कर रहे हैं? यस। Some players play the game and some become a part of its legacy. Today, we celebrate a name that defines consistency, dedication, and pure class. Wasim Jafar. वसीम जाफर सर। Journey in 2000, Wasim Jafar made his mark in Test cricket. In 2005, Wasim Jafar scored a brilliant 202 against the Pakistan cricket team in Kolkata. Then in 2006, he made 201 matches, 1,944 runs, 5 centuries. And in Ranji Trophy, made him a nightmare for bowlers and a delight for cricket lovers. As a batting coach for Bangladesh national cricket team, he played a key role in shaping young talent and strengthening their batting lineup. In Indian domestic cricket, his contribution as a coach has been equally impactful, guiding teams like Vidarbha cricket team to historic success, including multiple. It lives on in every young player who dreams of greatness. Thank you, Wasim Jafar, for your dedication, your passion, and your incredible legacy. Yes, you will always remain a true legend of the game. Big round of applause to Wasim Jafar sir. वसीम भाई नाम ही काफी है, और हम सब उन लकी जर्नलिस्ट में से थे जिन्होंने कुछ ऐसी पारियां देखी हैं, कुछ ऐसी इनिंग्स देखी हैं जो हमेशा हम सबके जहन में रहेगी। और पाकिस्तान की वो पारी तो मुझे कभी भूलती नहीं है, और तब से हम सब उस ईडन गार्डन में थे जब वसीम भाई ने वो ऐतिहासिक पारी खेली, और तब के वसीम जाफर में आपके वसीम जाफर में कुछ फर्क मुझे तो नहीं लगता है, वैसे ही स्माइलिंग चेयर हुआ पहली लाइन ये थी लेकिन कुछ ऐसा कहते हैं ऊपर वाला कुछ बना के रखता है, तो ऊपर वाले को तो बिलीव करते हैं ना वसीम भाई और ये ऊपर वाले ने ये जोड़ी मिलाई, मुझे तो लग रहा है रब ने बना दी जोड़ी वाला मामला है, तो गाना भाई बोलना पड़ेगा। ताली हो जाए भाई एक बार ऐसी जोड़ी के। हो सकता है बताइए तो कैसे मिले वसीम भाई? तो क्रिकेट की बात तो होती रहेगी, बताइए मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? अब हम दोनों मुंबई के हैं, तो ऑफ कोर्स एक बल्लेबाज को एक गेंदबाज चाहिए रहता है उसका कंधा तोड़ने के लिए और वो मैं ही था जब उस कंधे की जरूरत थी, तो बस प्रैक्टिस के दौरान मिले और तब से आज तक साथ में हैं। तो क्या अंदर नेट से थोड़ा बैठे हुए हैं सर। तो वसीम भाई का एक खासियत है कि जो मिलता था बोलते थे थोड़ा एक आधा घंटा बॉल डालते, तो बस बहुत फेमस है इसमें। और सिर्फ वो गेंदबाज से गेंदबाजी नहीं कराते हैं, मुंबई के कुछ बल्लेबाज भी हैं, भावी ठक्कर एक हमारा दोस्त है, वो भी बहुत बॉल डालता था इनको, तो बस इनकी हंगर है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बॉलर कैन बी अ वेरी गुड बैटिंग कोच बिकॉज ही नोज हाउ टू गेट बैट्समैन आउट। तो वसीम भाई को कहाँ पे बॉल डालना था वो मुझे पता था, और वो उसी, क्योंकि इनको एक खराब बॉल डाला तो ये मार देते हैं, तो जब मैं बल्लेबाजों को कोचिंग देता था तो इनका हमेशा दिमाग में रखता था कौन से बॉल में अनकंफर्टेबल होता है, हालांकि मेरे पास उतना पेस तो यूसुफ अली है, जानते होंगे रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेले, लखनऊ के हैं, तो यूसुफ भाई की गाड़ी जब स्पोर्ट्स कॉलेज में घुसती थी तो इतने वो थ्रो डाउन कराते थे, हम लोग गाड़ी देख के भाग जाते थे कि उन्हें आए तो अंदर ले जाएंगे नेट पे। और अब आप सोचिए शॉर्ट रेंज से अगर कोई ड्राइव मार रहा है निकल के, अब कहाँ बचेंगे उस नेट के अंदर? तो कभी ऐसा हुआ वाला भाई वसीम भाई को देख के भागेंगे आप यार आ रहे हैं नेट पे बॉल डालनी पड़ेगी? नहीं, मुझे हमेशा मजा आता है, मुझे हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने में मजा आता है जो
कुछ लाइफ में बेटर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वसीम सर से मेरी दोस्ती हुई थी 2004 में। इंडियन टीम से उस टाइम पे थोड़ा सा ड्रॉप हुए थे और उस टाइम पे मैं भी काफ़ी फ्री रहा करता था। तो हम बहुत बातें करते थे कमबैक के बारे में कि वापस खेल सकते हैं। तो शायद मेरे को बहुत बोर करता था कि यार बार बार वही बात करता है। और वसीम सर का नेचर है बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचते नहीं है। और मेरा काम है मैं आगे का सोचता हूँ। तो मैं हमेशा इनको बोला करता था नहीं हो जाएगा। उस टाइम गंभीर ओपन करता था इंडिया के लिए और वीरेंद्र सहवाग थे और एक दो खिलाड़ी थे। लेकिन इन्होंने इतने रन बना दिए 2004 की रणजी ट्रॉफी। का कहीं पे नाम नहीं था, कहीं पे चर्चा नहीं था। और सौरभ गांगुली और ग्रेग चैपल का झगड़ा शुरू हुआ और सौरभ गांगुली ड्रॉप हुए वसीम भाई की इंटरव्यू अहमदाबाद में। मुझे अभी भी याद है टेस्ट मैच था श्रीलंका के खिलाफ। तो वही होता है ना कि जब विजन होता है और प्लेयर में दम होता है तो मुझे लगता है वहां से हमारी शुरुआत है एंड अभी तक हम साथ में और आगे भी रहेंगे। और ये क्वालिटी हम लोग को बहुत परेशान करती है कम से कम। तो हम लोग जानना चाहते हैं और करते क्या है। तो बांग्लादेश में जो कुछ आपने किया, फिर हम सबने देखा डिफरेंट आईपीएल टीम के साथ भी काम किया आपने। वो क्रिकेटिंग कहते हैं ना, क्रिकेटिंग जो आपकी नॉलेज होती है, जो आप क्रिकेट खेले, वो ज्यादा आपको कर रही है या कोई एक्स फैक्टर है आपके पास जो जिसकी वजह से कोचिंग में भी आप उतनी सक्सेसफुल है जितनी आप बैटिंग में थे? मैं सक्सेसफुल हूँ। ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। जैसे हमारी जब हम प्लेयर थे तो हमारी जर्नी थी कि हम हर मैच से, हर एक सीजन से सीख लेते थे। तो कोचिंग की जर्नी तो मेरी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। 4-5 साल हुए। 2020 में मैं रिटायर हुआ हूँ। तो 4-5 साल ही, हालांकि मुझे मौके अच्छे मिले। मैं आईपीएल में कोचिंग कर चुका हूँ, रणजी ट्रॉफी में कर चुका हूँ, बांग्लादेश अंडर 19 के साथ रहा हूँ। तो ये ऑनगोइंग जर्नी है। बट यही है कि बहुत साल का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करते हैं। और जब वो ऐसा टैलेंट दिखता है तो कोशिश करते हैं कि उसको हेल्प करें। ये बेसिकली दोनों तरफ से, जैसे बोलते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो एक अच्छे प्लेयर को एक अच्छे कोच की भी जरूरत होती है और अच्छे कोच को भी एक अच्छे प्लेयर की जरूरत होती है। तो प्लेयर का भी आगे जाना मुश्किल है और सिर्फ कोच को एक, अगर आप बिल्कुल ही बिलो एवरेज प्लेयर दे दोगे तो उसको वैसा प्लेयर बनाना भी मुश्किल होता है। तो ये दोनों की जोड़ी होती है। वैसे में क्योंकि आप कोचिंग दे रहे हैं मेरे फुटबॉल गेम में, जहाँ पे फुटबॉलर बनता है तो उसका एक सर्टेन जो उसकी, अगर आप 100 लोगों को कोचिंग कर रहे हो तो वो एक दो ही प्लेयर ऐसे होगा कि जो थोड़ा सा ग्रेटफुल होगा और आपको अप्रिशिएट करेगा। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट एज अ कोच हमारा काम है कि हम उसको सारी नॉलेज दें, उसको फैसिलिटी दें। अब वो कितना अप्रिशिएट करता है ये दूसरी चीज़ है। बट एक कोच का काम है कि वो जितना, अगर उसको वो टैलेंट, वो स्पार्क नजर आता है तो उसको बढ़ावा देगा। अगर वो आपको नाम लेता है, और जैसे आजकल वो हार्दिक पांड्या का चल पड़ा है, वो इतने बड़े मंच पे उसने मेरा नाम लिया तो दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम। हालांकि वो कई और लोगों का भी नाम ले सकता था क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ वो खेला। तो ये मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट कोच का हाथ बहुत रहता है। आई मीन कोचेज आर अनसंग हीरोज, क्योंकि वो लाइमलाइट में आते नहीं। प्लेयर के ऊपर हमेशा एक लाइमलाइट लगा रहता है। तो अगर एक प्लेयर अप्रिशिएट करता है अपने कोचेस को तो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग ऑफ इट। हार्दिक पांड्या एक हम लोग थोड़ा अलग नजर से देखते हैं। आप टीवी पे देखते हो, हम उनकी जर्नी देखते हैं तो बहुत बड़ी बात है उसने लिया। लेकिन वसीम सर ने, मुझे लगता है मुंबई के कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा, रोहित शर्मा ले लो या 2013 या 14 तक खेले हैं और मुंबई के लिए 3 साल कप्तानी की है, 2 बार रणजी ट्रॉफी जीते हैं। ईरानी ट्रॉफी का इनका रिकॉर्ड है कि 281 रन की इनिंग खेली थी 40 के ऊपर, जिसमें सौरभ गांगुली ने बोला भैया मैं ये नहीं कर सकता हूँ जो वसीम भाई ने किया है। तो आपको हार्दिक सिर्फ टिप्स ही नहीं, मुझे लगता है इनके जो एडवाइजेस होते हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मैंने बहुत सारे कोचेस को देखा है, लोगों को देखा है कि बहुत बात करते हैं और एक बात खत्म हुई दूसरी बात चालू कर देते हैं, उसके बाद तीसरी बात चालू कर देते हैं। तो मुझे लगता है जो वसीम सर का, मुझे भी बोलते हैं कि तेरी बत्ती 1 साल के बाद जलती है। मुझे भी एडवाइस देते हैं और उस टाइम मैं शायद इतना सोचता नहीं हूँ, बट 1 साल के बाद मुझे लगता है हाँ यार वो सही है। तो नॉट ओनली हार्दिक पांड्या बट मुझे लगता है जितने भी खिलाड़ी मुंबई से इंडिया के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी शॉ के बारे में इन्होंने एक बार बोला था, उसने स्लो डाउन नहीं किया।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है आगे जाके हो सकता है भारत के भी एक कोच बने। बिल्कुल। आज चलिए एमसीए के प्लेटफॉर्म पे बता दीजिए, आईपीएल से ऑफर आता है हेड कोच के लिए। पहली बार आईपीएल हिस्ट्री में 10 के 10 कप्तान इंडिया ने। अच्छा, तो ये पहली बार ऐसा हुआ ये आईपीएल 2026 में। हाँ नहीं, ये बच्चे जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे थोड़े जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो थोड़े से फॉरेन कोचेस से थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट आई थिंक हमारे इंडियन कोचेस इक्वली अच्छे हैं। लीग में मौका नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? मतलब हमारे किसी कोचेस को बिग बैश में काम करने का मौका नहीं मिलता है, हमारे किसी कोचेस को 100 टूर्नामेंट में काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो अगर हमारी लीग में भी उनको मौका नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? तो आई थिंक थोड़ा सा फ्रेंचाइज ओनर्स को अपने कोचेस पे थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। जो है एक सवाल जो देता है जो भी करंट प्लेयर्स है वो उसकी वजह से, और वहाँ के जो प्लेयर्स हमारे यहाँ खेल रहे हैं और हमारे यहाँ आगे अच्छा कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं इसको? क्या होनी चाहिए छूट या नहीं होनी चाहिए, आपको लग रहा है? अभी इंडियन प्लेयर्स मुझे ऐसा लगता है कि जो लिमिटेड है कि सिर्फ वो आईपीएल खेलते हैं, वरना तो वर्ल्ड के सारे प्लेयर्स सब जगह जाकर खेलते हैं। तो उस वजह से अब वो जो अननोन फैक्टर जो था इंडियन पिचेस के बारे में या इंडियन स्पिन के बारे में, तो वो फैक्टर खत्म हो गया है, क्योंकि वो ऐसा अच्छा था क्योंकि T20 में नहीं खेल रहा है, उसके पीछे आप क्या रीजन देख रहे हैं? आई थिंक थोड़ा, और हमारे प्लेयर्स मतलब जो हमारे टाइम में थे, जैसे राहुल हो गए, सचिन हो गए, लक्ष्मण हो गए, द्रविड़ हो गए, सौरव हो गए, आजकल सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको स्वीप मारना चाहिए या रिवर्स स्वीप मारना चाहिए, तो इनमें से कोई भी खिलाड़ी नहीं मारता था, लेकिन इनका डिफेंस इतना स्ट्रांग था कि वो अच्छी गेंदों को रोक लेते थे और फिर वो जो खराब गेंद मिलती थी उस पर रन बनाते थे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बैटिंग वेरीज जो पुराने जो हमारे ग्रेट्स थे उनके पास ये सारे शॉट्स नहीं थे, लेकिन उनके पास वो डिफेंस इतना स्ट्रांग था और उनके पास एबिलिटी थी उतना लंबा बैटिंग करने की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा जो थॉट प्रोसेस हो गया है कि हमको स्पिन विकेट पे खेलना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस मुझे लगता है हमको थोड़ा चेंज करना चाहिए। जो भी थोड़ा आश्चर्य में मिलता है, 2 बैक टू बैक हम सीरीज क्लीन गार्जियन आता है पास क्या बोलते हैं, आईपीएल के लिए बना दो या टेस्ट प्लेयर बना दो? मुझे लगता है कि लोगों को प्रोसेस पता नहीं है, वी नो हाउ टू डू इट, बिकॉज अगर आपको आईपीएल खेलना है तो पहले आपको एज ग्रुप खेलना पड़ेगा, और इंडिया में जितने भी एज ग्रुप टूर्नामेंट्स होते हैं वो डेज मैच होते हैं। फाइनली जब आप अंडर 19 में जाते हो, कूच बिहार ट्रॉफी का सॉरी विनम मंगल ट्रॉफी खेलते हो, वहां से 50 ओवर आता है, और जूनियर क्रिकेट अंडर 23 तक T20 है ही नहीं, तो जितने भी गरीब आराम से कर सकते हो। तो मुझे लगता है लोगों को पता नहीं है कि T20 क्रिकेट का फॉर्मेट क्या है। कोई भी क्रिकेट आप खेलोगे हमेशा फील्डर 9 ही रहेंगे, और उनको अगर आप बीट करना सीख जाओगे तो आप कोई भी क्रिकेटर टेस्ट प्लेयर बन सकता है, प्रोवाइडेड वो उतनी मेहनत करे। आई फील के जो अच्छा प्लेयर होता है वो अच्छा प्लेयर होता है, उसके पास अगर आपके पास वो अडेप्टेबिलिटी है तो आप बिल्कुल बन सकते हो। हमने डेविड वार्नर को देखा है, वीरेंद्र सहवाग को देखा है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी बैट्समैनशिप एक अलग लेवल पे चली गई है। आजकल वो जो फियर फैक्टर है बैट्समैन के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो गया। विकेटें बहुत अच्छी है T20 क्रिकेट में, और जब आजकल के बल्लेबाजों को पता चलता है कि विकेट अच्छी है तो फिर वो फियर उनके अंदर खत्म हो गया है कि आपने लॉन्ग ऑफ लगाया है कि लॉन्ग ऑन लगाया है। अगर आप 9 के 9 फील्डर लगा दोगे तब भी उनके पास वो एबिलिटी है कि वो छक्के मार सकते हैं, और बैट्स इतने अच्छे हैं, बाउंड्रीज 60-65 यार्ड की है, तो उनके लिए कोई इतना चैलेंज नहीं है। तो जो फियर फैक्टर थोड़ा हमारे टाइम में था, हमको ये बताया जाता था कि आपको नीचे खेलना है, आपको इनिंग बिल्ड करनी, अब वो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा। और कोचिंग भी बदल गई वसीम भाई। अभी गोरखपुर लाके यशस्वी भाई से छक्के मरवाएंगे तो फिर मतलब क्या ही उम्मीद किया जाए? खुद ही बता रहे थे कि हमने सिर्फ छक्के मारने के लिए बोला है, तो कोचिंग का प्रोसेस भी बड़े शॉट खेलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जब भी प्रेशर आएगा तो प्रेशर रिलीज शॉट मेरा छक्का हो सकता है। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। वसीम भाई वो जो टच था, जिस तरह से वो टाइम कर रहे थे, इन फ्यूचर इस जो लॉर्ड वर्ल्ड कप का जीता, आप किसी को देख रहे हैं आगे ओडीआई स्क्वाड में आते हैं, या आप किसी को कहेंगे कि यार इसको आप टेस्ट स्क्वाड में डालें? सपोज जिस तरह से संजू बैटिंग करते हैं, स्पिनर्स का जिस तरह का फुटबॉल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि जो नया वाला लॉट है जी T20 में से, इसमें से किसी को प्रमोशन मिलना चाहिए? हमें जब तक आप उनको खिलाओगे नहीं, मुझे लगता है कि एबिलिटी तो
और अगर किसी कोच को वो थ्रू आउट तीनों फॉर्मेट में कोचिंग करना है तो इट कैन बी चैलेंजिंग, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गौतम गंभीर पे भी थोड़ा सा वो होता है कि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि टेस्ट क्रिकेट, अभी आईपीएल खत्म नहीं, आपको खैर उनको आईपीएल में ब्रेक मिल जाएगा, बट जैसे सीजन शुरू होगा तो वो अगले 10 महीने उनका क्रिकेट चलता रहेगा, चाहे वो एक ही टूर में हम तीनों फॉर्मेट भी खेलते हैं, टेस्ट मैच भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, तो आई थिंक उनको इफ इंडियन क्रिकेट गोज इन दैट डायरेक्शन, मुझे लगता है कि बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर डिफरेंट फॉर्मेट के लिए डिफरेंट डिमांड है, तो आप क्योंकि आप वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर रहे हो, चाहे एज अ प्लेयर एज अ कोच, तो जरूरी नहीं कि वो रेड बॉल में भी उस तरह से हो, तो रेड बॉल के लिए अगर कोई दूसरा कोच होगा तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड चॉइस। कैसे आप देखते हैं इस चीज को? 2027 आप देख रहे हैं एज अ कोच उनको, अगर आप कोच होते ले जाते हैं वर्ल्ड कप? जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं दोनों भी, और अगर उनकी इच्छा है खेलने की तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अपने आप को तैयार रखेंगे, मेहनत करेंगे, और ये हमने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में भी देखा कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली दोनों ने वो मैच जिताया, तो अगर वो मोटिवेटेड है तो मुझे नहीं लगता है कि हमको कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी प्राइड के लिए ही डिफरेंट नजर आती है, तो अगर वो खुद तैयार है खेलने के लिए तो आई डोंट थिंक इसका सवाल भी हमको पूछना चाहिए। चलिए तो बहुत ही बेबाकी से वसीम भाई ने अपनी बातों का जवाब दिया, और बस में चलते थे गोरखपुर आए हुए हैं और हमारी एमसीए की एकेडमी, और वहाँ पे मुझे पता है कि आपका जो भी क्रिकेट है आपके अंदर है वो बच्चों के पास जाएगी। कैसे आप देखते हैं इस कैंप की तैयारी को लेकर? कोई आप जुड़े हुए ज्वाला भाई से, उसके बारे में कुछ बताएं जरा चलते चलते। नहीं, सबसे पहले तो मैं कि इनकी एकेडमी मुंबई के अंदर 2-3 जगह पर है, बट यहाँ पर करना ये चीज़, क्योंकि वो खुद इस सिटी से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी थॉट है कि वो जिस गेम में उनको इतना कुछ दिया है तो वो एक तरह से लौटाना चाहते हैं अपने गोरखपुर के लिए और गोरखपुर के लोगों के लिए। इनके जो कोच है उनका भी बड़ा हाथ है उसके अंदर, एंड आई फील, मैंने अभी बात कर रहा था मैं कुछ लोगों से कि 22-23 साल हो गए, मैं कुछ पुराने खिलाड़ियों से भी मिला जो यहाँ से रणजी ट्रॉफी खेले हैं बहुत पहले से, बट उसके बाद से 22-23 साल से कोई लड़का यहाँ से खेला नहीं, तो आजकल की क्रिकेट में मुझे ऐसा लगता है कि किसी को प्लेटफॉर्म प्रदान करना ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आईपीएल वही करता है ना, आईपीएल बच्चों को प्लेटफॉर्म देता है, जो स्पेशली जो अनकैप प्लेयर्स है जिसको किसी ने देखा नहीं है, इसी वजह से हमको वो प्लेयर विद इन मंथ्स इंडियन टीम में खेलते हुए नजर आते हैं। ज्वाला वो प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहे हैं, आई होप इट इज़ नॉट अ वन सीजन थिंग। मैं चाहूँगा कि यहाँ के जितने लोग हैं वो इसमें कोऑपरेट करें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेंस कि हमको सीजन भर 1000 रन या 40-50 विकेट निकालनी पड़ती थी, तब हमारा नाम कहीं आता था, लेकिन आज चीज़ें चेंज हो गई। आज कोई भी अच्छा क्रिकेटर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म उसको चाहिए होता है, और इतने स्काउट्स घूमते रहते हैं, अगर उनकी नज़र पर, मुझे बहुत खुशी होगी कि गोरखपुर का कोई लड़का किसी न किसी स्टेट लेवल पे और उससे आगे खेले, तो नथिंग लाइक इट, सो बहुत खुशी है। बस थैंक यू बोलूंगा, और मैं चाहूंगा कि सब लोग एक बार खड़े होकर इनको एक तालियों से स्वागत करें। क्रिकेटर्स के लिए बिल्कुल आज क्रिकेटर का वो तो कहते हैं ना चांद नजर आया है, तो वो गोरखपुर के क्रिकेटर्स के लिए ईद आज है, और कल से ये ईद ही देंगे, पहुंचेंगे प्रकाश स्टेडियम जहां बच्चों को टिप्स देंगे। तो वी ऑल थैंक्स टू वसीम जाफर सर ज्वाइन करने के लिए हमें। Today, we gather to honor a remarkable journey. Vinayak R. Samant has been a true servant of the game, as a skilled right-hand batsman and a serious eastward. He later went on to represent Mumbai from 2002 to 2010, contributing to multiple successful campaigns in domestic cricket. It reflects consistency, dedication, and high-level performance. His journey also extended beyond India, playing league cricket in England for clubs like Harrow Cricket Club, Scott Green and Bucklers, showcasing his talent on the international stage.
But what truly sets him apart is his incredible contribution as a coach. So ladies and As a gentlemen, certified welcome to engineer- Vinayak Samant sir. In the CK Naidu tournament to mentor the triumph after 12 long years. His coaching journey has reached across continents, from working at the City Cricket Academy in Leicester to contributing to the French. Perkins has been recognized at the highest levels, serving as an IPL scout for Kings Sheep Punjab, and even training international cricketers like Robin Uthappa in wicket keeping. From coaching बट गोरखपुर की तरफ से हम लोग थैंक यू कहना चाहते हैं आपको, एमसीए की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। तो ये थैंकलेस जॉब नहीं है, आप जो कुछ कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं। तो विनायक भाई पहले बताइए, गोरखपुर आना, एयरपोर्ट उतरना और फिर वहां से ग्राउंड तक पहुंचना, क्या रहा एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन कि हमें मौका मिला है यहाँ पे ज्वाला जी की तरफ से कि यहाँ पे आए और हमारा कोचिंग का भी टैलेंट हम लोग प्रस्तुत करें। तो थैंक यू ज्वाला जी एंड थैंक यू गोरखपुर। रही बात यहाँ पे आने की, तो बहुत सरप्राइज था मैं, क्योंकि जो रोड बनाया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो काबिल तारीफ है और बहुत खुश हूँ मैं कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो और उसके ऊपर है कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर है यहाँ पे और बहुत क्यूरियोसिटी है प्लेयर्स में, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि उनको इम्प्रूव होना है। तो जैसे हम लोगों ने सुना कि विनायक भाई के क्या इनिशियली क्या कुछ था जब मिले? देखिए, सबसे पहले ये जो पीछे वीडियो चला है वो विनायक सामंत की साइज का वीडियो नहीं था, ये बस एक वीडियो था। क्योंकि विनायक सामंत सर का जो साइज है ये वीडियो से बहुत ज्यादा बड़ा था। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, अंधेरों में दिया जला के दूसरे अंधेरे में चले जाते हैं, तो विनायक सामंत सर है जो इतने सारे खिलाड़ियों को इन्होंने हेल्प किया है एंड विदाउट कमिंग इनटू द लाइमलाइट। अगर हम बने थे, बहुत टफ जॉब था उसमें। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और के कोचिंग में उस टाइम पे वो अंडर 23 में भी इनके अंडर में था और इन्होंने इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को, मतलब मुंबई के तो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होगा जो इनको टच करके बोलते ना टकरा के नहीं गया होगा। तो इनका कद बहुत बड़ा है और रणजी ट्रॉफी का 101 मैच खेलना, मतलब अभी हम बात कर रहे थे कि गोरखपुर से 32 साल में कोई रणजी नहीं खेला है और 101 मैच रणजी ट्रॉफी खेलना। पहले आसाम से खेले क्योंकि मुंबई में उस टाइम समीर दिखे थे और वो इंडिया के लिए खेल रहे थे, तो दूसरे स्टेट में जाके वहां से खेलना और उसके बाद फिर वापस स्टेट में आना, उस स्टेट टीम में वापस जगह बनाना। और अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते तो मुझे लगता है कि विनायक सामंत सर कम से कम 50 से 60 टेस्ट मैच खेल चुके होते, क्योंकि इनका जो विकेट कीपिंग का जो कमिटमेंट था और जो बल्लेबाजी की कला थी, बड़ौदा के अगेंस्ट एक बार जब मुंबई 0 for 5 था, उस सीजन में जाके इन्होंने मुंबई को जिताया, मुंबई चैंपियन बनी। तो ये बोलते हैं ना, जो इनका कैरेक्टर है, ये कमिटमेंट है और आज वो कमिटमेंट हमको कोचिंग में भी दिखता है, क्योंकि जब ये ग्राउंड पे आ जाते हैं तो सबसे आखिरी में सही जाते हैं। आज मैं ज्वाला भाई आपको बताऊं एक्सपीरियंस में गया विनायक भाई से मिलने, हाय मुझे फिर वापस कोचिंग में, मतलब थोड़ी देर के लिए पहचाने ही नहीं, तो वो लगा कि जो कमिटमेंट वाली बात कर रहे हैं वो नजर आता है। और विनायक भाई क्योंकि विकेट कीपर्स के बारे में कहते हैं कि वो क्रिकेट को अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप सेंटर में खड़े होते हैं। उस नजरिए ने और जिस तरह से आपने प्लेयर्स को बनाया, उसने कितना फायदा पहुंचाया, वो चाहे सूर्य कुमार यादव की जर्नी हो या शिवम दुबे की। पहले तो आपके लिए ताली बजनी चाहिए, इतने खिलाड़ी आपने बनाए जिन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। ये नहीं है, वो सब कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं तो होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो शख्स हैं जो दिया जला के दूसरे अंधेरे में चले जाते हैं, फिर से वही रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, जो पार्ट एक्चुअली विकेट कीपर होना और कोचिंग का ये बहुत गहरा संबंध है। मैंने ठीक सवाल पूछा जाऊंगा। एग्जैक्टली एकदम ऑन पॉइंट सवाल पूछा आपने। तो विकेट कीपिंग का आपको जो पीछे से नजरिया है, तो एज गुड एज विकेट कीपर ये टीम का बैकबोन बोला जाता है, क्योंकि वो पीछे से पूरा मैच देखता है और वहां से मैच किस तरफ रुख हो रहा है
उसको पहले ही पता चल जाता है और वो अच्छा एक कैप्टन हो सकता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सबसे बड़ा इंडिया का कैप्टन मिस्टर धोनी, मिस्टर कूल। तो ऐसे बहुत से आप कोचेस देखोगे, जैसे चंद्रकांत पंडित है, सुलक्षण कुलकर्णी है, जो बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि वो विकेट कीपर है। तो एक एक्स्ट्रा वो एक फैक्टर मिलता है विकेट कीपर को एज ए कोच करके। एक तो होता है कि वो प्लेयर्स का बॉडी लैंग्वेज अच्छा पहचानते हैं, क्योंकि विकेट कीपर रहते हैं तो विकेट कीपर को बॉडी लैंग्वेज से प्लेयर्स की विकेट में कैसे निकालूं या वो बॉडी लैंग्वेज से उसको कैसे मैं डिस्टर्ब करूं, ये इनबिल्ट होता है। और उस हिसाब से मैं बहुत बार यहाँ बहुत से विकेट कीपर जो कोचेस हैं वो बहुत बार क्या करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको वो जगह पे फिट करने के लिए वो बहुत हेल्प होता है। लेकिन विनायक भाई विकेट कीपर से मैंने भी कहा जाता है उनका भी बॉडी लैंग्वेज बड़ा खतरनाक होता है और उनकी जो सोच होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। जो पिंग मारने वाली बात विकेट कीपर्स के लिए होती है, जो पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आप भी अपने टाइम पे बोलते थे। और कौन से बैट्समैन जिनको परेशान किया आपने? मैंने बहुत से पंगे लिए हैं, वो तभी नहीं पता चला, लेकिन अभी पता चलता है जब भी वो सामने आते हैं और बात नहीं करते। तो ऐसे बहुत से पंगे लिए हैं। उसका एक तो बताइए जरा लोगों को भी पता चले। बेस्ट एग्जांपल तो हमारा अभी करंट कोच है जो इंडियन टीम का गौतम गंभीर, तो उसको मैंने बहुत चलाया था, गाली गलौज हो गया था, आउट भी कर दिया था और वो मैच हम लोग जीत भी गए थे। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे ना एज ए विकेट कीपर आपको कैरेक्टर दिखाना पड़ता है। बहुत से प्लेयर होते हैं जो पंगे लेने से डरते हैं क्योंकि उनको बैटिंग को जाना है, तभी वो वापस वो फायर बैक होता है। तो वो फायर बैक नहीं हो करके कोई शायद वो विकेट कीपर कोई बात नहीं करते आजकल के, लेकिन हमारे में वैसा नहीं था। तो हम लोग बहुत चबाते थे, तो मैं अकेला चबाता था तो वहाँ पे जो 8-10 रहते थे वो पूरा मेरे को चबाते थे। तो ऐसा ये बातें होती है, लेकिन उससे क्या होता है कि आप मेंटली बहुत टफ हो जाते हो जब भी आप उनसे बात करते हो। उनको लगा होता है थोड़ी बहुत नटखटपना जिसको कहते हैं, वो होना ही चाहिए, यूजुअली होता है। और आप इसके लिए देखोगे कि विकेट कीपर जो थोड़े से नाटे होते हैं, अभी तो लंबे विकेट कीपर भी है, तो जोक पार्ट, लेकिन थोड़ा सा नटखटपना होता है क्योंकि वो टीम के बैकबोन होते हैं। जब भी और स्पेशली विकेट कीपर तभी काम में आता है जब भी, क्योंकि विकेट जाते हैं तभी सभी ऑन द टोज रहते हैं, लेकिन जब भी विकेट नहीं जा रहा है, बड़ा पार्टनरशिप हो रहा है, तभी हमेशा प्रेशर रहता था। बॉम्बे खेलते टाइम मैं और वसीम भाई हम लोग हमेशा स्लिप में रहते थे, विनायक माने रहते थे हम लोग। यूजुअली हमारा पीछे का जो मारते थे नहीं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन वो माहौल हम लोग लाइट रखते थे। तो मेरा मानना है कि विकेट कीपर ऐसे हो कि जो माहौल लाइट रखे, लेकिन खुद की गलती न हो खुद से, ताकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट करने को जाते हैं और खुद डिस्ट्रैक्ट होके फिर एक आध जितना बातें विनायक भाई ने बताया तो लगता है जब कोचेस आते होंगे और विकेट कीपर आते होंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहते हैं ना कॉशियस होना पड़ता है। बिल्कुल विनायक सर के बारे में जो हम बात, मतलब विनायक सर ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर चुके हैं और इनका रिकॉर्ड बताता है कि कितने चतुर, चालाक और कमिटेड थे और कमिटेड हैं। और जैसे विकेट कीपर का जो जर्नी होता है ना, बहुत बोलते हैं ना, दो जो कैरेक्टर होते हैं क्रिकेट में ना, उनकी जो जिंदगी होती है वो एकदम हराम हो जाती है। एक तो विकेट कीपर और दूसरा अंपायर। तो मुझे लगता है जो अंपायरिंग एक सबसे टफ जॉब है और दोनों साइड से आपको गाली सुनने मिलता है। अगर आपने किसी बल्लेबाज को गलत आउट दे दिया तो आपको फोकस करना है। अगर आप 3 ब्रिलियंट कैच पकड़ते हो और 1 छोड़ देते हो तो वही सबको याद रहता है। तो मुझे लगता है बहुत टफ जॉब है और उसके लिए फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर की फिटनेस देखिए कितनी अच्छी, हम लोग दोपहर को बात कर रहे थे। क्योंकि विनायक भाई बहुत लेट हो रहा है, आखिरी 2 सवाल। जब आप क्रिकेट खेलते थे मुंबई की टीम में कौन से ऐसे गेंदबाज थे जिनसे आपको भी कभी मतलब गालियां वालियां पड़ी हो यार, कैचेस छूटे? और कैचेस तो बहुत कम छोड़े मैंने लेकिन अजीत आगरकर एक था जो हमेशा चिढ़ा कहते थे कि इसके बॉलिंग पे कैच नहीं है, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते। और हम लोग हमेशा चौकन्ना रहते थे क्योंकि बेचारा इतना एफर्ट्स लगाता था तो, और मैं मैच जिताने के लिए। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अगर कोई कैच छोड़े तो फिर वो भड़क जाता था। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि इवन तो अभी वो उसका यहाँ गौतम गंभीर को देखा होगा, युवराज सिंह को देखा होगा, ऐसे बहुत से कम प्लेयर है, जैसे धोनी है, वसीम भाई है,
चामुंडाबाज है जो जिनका टेम्पर शांत रहता है लेकिन एटीट्यूड हमेशा अच्छा रहता है। क्या एक खिलाड़ी और जितने सारा स्कूल लेवल से खेले सचिन तेंदुलकर, उनके बारे में ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी आपने वो भी मारना सिखाते थे नहीं आपको? नहीं, वो कैसे थे कि वो हमेशा चार्ज रहते थे, बहुत चार्ज रहते थे, अंदर से हमको बहुत चार्ज करते थे लेकिन खुद शांत रहते थे। लेकिन हमें वो बहुत चार्ज करते थे कि नहीं यार इसको आउट करना है। स्पेशली हम लोग जब फाइनल खेल रहे थे बेंगॉल अगेंस्ट मुंबई था तो खास प्यार था उनको दादा पे सौरभ गांगुली पे, तो उसको बोला था कि इसको पहला बॉल बाउंसर मार उससे पहले ही बताया था। तो जहीर खेल रहा था, अजीरा खेल रहा था, तो पहला बाउंसर ही मारना। तो इतना वो पैशनेट था कि उसको आउट ही करना पहले, उसको खेल ही नहीं देना। तो ये जज्बा था उनका। और जैसे जैसे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हमारे साथ खेलते हैं तो वी वर सो लकी। तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वसीम भाई के बारे में बोला कि इनके साथ मुझे ओपन करने का चांस मिला तो इट्स बीन अ प्लेजर कि सामने खड़ा रह के उनकी बैटिंग डिलाइट की आप उनका एलिगेंस आप देख रहे हो और सामने देखने से पता चलता कि यार क्रिकेट कितना इजी है। इतनी इजीली बैटिंग करते थे, इतनी इजीली वो बॉल को हैंडल करते थे, स्विंग को हैंडल करते थे, सिचुएशन को हैंडल करते थे। हालांकि मैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा घटाता था, उसका मैंने बाबू भी खाया था चब्बू सर से। लेकिन ये छोटी छोटी मज़ेदार किस्से हैं। सर आपने रनआउट कितनी बार करा है? रनआउट एक्चुअली मैंने करता नहीं था, नहीं होता था क्योंकि मैं इतना जोर से भागता था कि सामने वाला आउट होता था तो वापस जाते जाते मैं रन आउट होता। क्योंकि विनायक सावंत सर की तो या तो वो आउट हो जाएगा या सर बोल रहे हैं यही सैक्रिफाइस करते थे। सामने वाला नहीं आउट होता था क्योंकि वो सीधा ना बोलता था, तो होता था मैं ही आउट। चलिए विनायक सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये मास्टर क्लास है दरअसल, वो वसीम भाई हो, विनायक भाई हो या वाज भाई, जिस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर की है। देखिए कोचिंग मैदान पे होती है लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, जो ये मंच पे एक्सपीरियंस शेयर किया है सबने, वो बहुत लंबे समय तक हम सबके जहन में रहेगा। आप सभी का माटी के लाल डॉक्टर विनय कुमार सक्सेना प्लीज हमारे इस ब्यूटीफुल इवनिंग, हिस्टोरिकल इवनिंग फॉर ऑल गोरखपुर राइट्स। लाइक तो हमेशा हर कोई बोलता है और गुरु की ज्वाला भाई ने बहुत बड़ा जेस्चर दिखाया। खुद तो गुरु है ही है लेकिन अपने गुरु को उन्होंने याद किया है। तो ज्वाला भाई मुझे लग रहा है कि आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जो सर से कुछ चंद सवाल कर सके। बिल्कुल, जो हमारे बड़े होते हैं हम उनसे सवाल नहीं करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हम उनकी नसीहतें लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो कुछ हमको अपने दिल की बात बोले और थोड़ा शेयर करें क्योंकि इनको पता होगा। मैं सर से एक पहला सवाल कर देता हूँ। सर इतने लेजेंड्स आए हैं, फिर वसीम भाई है, विनायक भाई, फिर वाज भाई, हम सब यहाँ गोरखपुर की धरती पे देख रहे हैं। 3 लेजेंड्स को देखा, ज्वाला भाई लेके आए सबको। कैसे आप देखते हैं ये क्रिकेट बढ़ रहा है गोरखपुर में, इस तरह से देख रहा है उसको? ज्वाला ने इन लोगों लाने की जो प्रोग्राम बनाया था वो मेरी सहमति से बनाया। अरे वाह, पहले सर के लिए तालियां हो जाए भाई एक बार जोरदार। सारे एफर्ट्स मैंने किए, गोरखपुर मैंने संभाला और बच्चों को ग्राउंड वगैरह सारी उपलब्धता बन कराई इनको। ये मेरा सबसे बड़ी शिष्य है और एक मेरा शिष्य ज्वाला से वो किया है शक्ति प्रसाद, वो नेपाल का अंडर-19 का कोच है इस वक्त, नेशनल टीम भी खेला, तो उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये सब दोनों बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने मुझे सम्मानित नहीं किया बॉम्बे बुला के और चामुंडाबाद सर से सम्मानित कराया। तो अपने गुरु को छोटा देखिए, मैं यहाँ गोरखपुर में 35 साल बच्चों को फ्री कोचिंग किया क्रिकेट की। मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ जो जिसको कोई याद नहीं करता है। यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, ये नहीं कहता मैं इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन इसने मुझे याद किया। प्राइमरी स्कूल का आज का बच्चा क्या है, विदाउट ग्रामर इंग्लिश बोल रहा है, बांट रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ज्वाला सिंह जैसा स्टूडेंट मेरा। सर हमेशा कहता है ना कि नींव जो बनाता है, सब लोग इमारत देखते हैं, उस नींव को कोई नहीं देखता, तो उस नींव को बनाने का काम आपने किया। ज्वाला भाई क्या एक्सपीरियंस लग रहा है सर के साथ? क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आजकल का जो दौर है उसमें लोग आगे बढ़ने के बाद पीछे की टहनियां काट देते हैं और बाद में उनको एहसास होता है कि वो टहनी अगर साथ होती तो हम छोटा नहीं बड़ा पेड़ बन सकते थे। मतलब जब आप
उन लोगों के साथ खड़े रहते हो जो आपके साथ खड़े होते हैं। तो क्योंकि सक्सेस जो होती है ना, ये नेवर एंडिंग होती है। साथ बना रहे इस बात की उम्मीद कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से ज्वाला भाई ने भी कहा कि ये तो अभी प्रोसेस शुरुआत है, हम लोग चाहेंगे आपके आशीर्वाद से ये जिस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं देश भर में करें, सिर्फ गोरखपुर में इस बात की कामना और आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। तो मेरा आशीर्वाद इनको है हमेशा। थैंक यू सर। जितने भी हमारी ऑडियंस है उनको बताएं तो जरूर कुछ होगा। और अभी तक मैंने 2 किताबें लिखी हैं। करीब जो पहली किताब है 1000 कॉपी से ज्यादा बिक चुकी है। और ये एक मैं दैनिक भास्कर का एक एक्सपर्ट था लास्ट 1 ईयर। और मुझे हमेशा लोग सवाल पूछते थे, दैनिक भास्कर में आर्टिकल्स आते थे। तो जो राइटर थे उन्होंने फिर बाद में जब मेरा 70 कॉलम्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उन्होंने एक मुझे किताब भेंट की और उन्होंने बोला ये देखिए ये आपने लिखा है। तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी और मैंने अभी तक लाइफ में सीरियसली मैं कभी कोई प्लानिंग में बिलीव नहीं करता। हालांकि ये बहुत अनऑर्थोडॉक्स तरीका है, बस जो दिमाग में आता है मैं चल जाता हूँ। तो आज वो किताब एक बोलते हैं ना एक आर्टिकल एक किताब के रूप में है। और मुझे पता चला है कि लॉन्च के पहले करीब 600 कॉपीज अमेज़न पे बिक चुकी है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और ये जो क्रिकेट कोचिंग मैनुअल है, इसमें अगर किसी को क्रिकेट खेलना है तो उसमें बल्लेबाजी भी है, गेंदबाजी भी है, स्पिन गेंदबाजी भी है, विकेट कीपिंग है, आर्ट ऑफ कैप्टनशिप है और एवरीथिंग इज देयर। तो अभी इंग्लिश में है और थोड़े दिन के बाद वो हिंदी में आ जाएगी। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे मुझे यूट्यूब पे कांटेक्ट करते हैं, मेरे सोशल हैंडल्स पे बोलते हैं कि हमको मुंबई आना है, हमको क्रिकेटर बनना है। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि किताब पढ़ लो और पहले अपना गेम सुधार लो, फिर मुंबई आना। शक्ति सर आप लोग भी आगे आए। सर आई वुड रिक्वेस्ट शुक्रिया करता है कि आप हमारे साथ इस इवनिंग में जुड़े और एक बेहतरीन स्टोरी वसीम सर, विनायक सर, विनय सक्सेना सर, इखलाक सर, असफ परवेज सर, शक्ति सर एंड ऑफ कोर्स ज्वाला सर। मैनुअल क्रिकेट कोचिंग, क्रिकेट उधर से पढ़ेंगे तो क्रिकेट कोचिंग इज इन दिस बुक और बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। एंड दिस इज द टाइम जहां पर वी ऑल हियर और इस हाई परफॉर्मेंस कैंप एनसीसी का चल रहा है 19 मार्च से। 50 जो गोरखपुर के बच्चों को टिप्स दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम गोरखपुर बहुत से सिटीज से यहाँ पर बच्चे आए हैं, चेन्नई, हैदराबाद। और एमसीसी के लिए ये एक यादगार दिन है। मुंबई में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं बट आज गोरखपुर में हम ये सब वापस लेके आए हैं। और कल मैं इस कैंप में थी और मैंने देखा इतने सारे अच्छे बच्चे थे। और वसीम सर थैंक यू सो मच, ये हर जगह हमारे लिए खड़े रहते। चमिंडा सर थैंक यू सो मच, आप वहाँ से हमारे लिए जैसे हमने कहा उन्होंने कोई डेट को जिसको बोला उस समय वो आ गए। सक्सेना सर ये हमारे बैकबोन है, पिलर है मुंबई क्रिकेट क्लब के। आज ये जो इवेंट हो रहा है इसका सारा श्रेय मैं सक्सेना सर को दूंगी। थैंक यू सो मच। विनायक सर को तो इनका पैशन मैंने कल देखा। हम सब गाड़ी में बैठ चुके थे पर सर फिर भी वहीं खड़े थे। मैं वसीम सर को इनकी इतनी तारीफ कर रही थी। ये पैशन हर बच्चे में, हर माँ बाप में और हर प्लेयर में होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने क्रिकेटर, रणजी प्लेयर्स, सारे लोग जुड़े, आप लोग ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। आज इतने सारे अच्छे चारू मैम,
तृप्ति मैम, आपने हमको इतना अच्छा सपोर्ट दिया, हमारे लिए सारे लोग इधर आए हमारे मंच पे, थैंक यू सो मच। और हमारा सबसे बड़ा तालियां हमारी सारी टीम को, आनंद सर, आरडी, हमारे सारे कोचेस एंड हमारी सपोर्ट फैमिली, हमारे मम्मी, हमारी भाभिया, बिट्टू भैया और गोभी में सौरभ, सारे आलू, आशीष भैया, चंदन भैया, अंकित सर, निखिल सर, क्योंकि इन सभी के सपोर्ट के सिवा ये सारी चीज हो नहीं सकती है। हम लोग तो एक हमारा एक जरिया है, आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो आप सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। हमारे मोहल्ले की शान है। फोटो दिखाते हैं हम लोग। इस फोटो को अगर आप देखोगे तो ये 25 साल पुरानी फोटो है, चमिंडा सर मेरी और सर 2000 में श्रीलंका गई थी खेलने सर के साथ, वहाँ पे हुआ था इनके। And I'm proud to be your neighborhood. Thank you. Jana? Thank you. Both? Thank you. Wow, great, great. Thank you, sir. हमारे बीच में एक टाइम का खाना हम लोग 2 टाइम खाते थे, और हम भाईंदर में रहते थे तो हमारे सर पे से चूहे भी दौड़ते थे। तो अचानक से ये दौड़ के आ गए नेपाल से, तो आई वांट कि वो भी कुछ शब्द बोले। के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो भी थोड़ा खिलाड़ी कमेंट्री कर रहे भैया। थोड़ी बहुत आदत देंगे। तो भी थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग एवरीवन। लगभग समय खत्म हो चुका है। करता था, खातिरदारी करता था पहले से कि यार आज ऐसा ऐसा है, तो खूब खुश कर रहा है मुझे, तो वो बोलता है कि ये चीज है, आज तो बना के खिला। तो हम लोग का आई थिंक मैं मुंबई भी गया तो उसी की वजह से, तो गार्जियन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने बताया कि वो वहाँ पे जाके क्रिकेट खेल रहा है, तो मेरा दोस्त है, साथ में जाएंगे, साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। कर रहा है इंडिया में क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकाल रहा है। मैं भी अपनी तरफ से नेपाल के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सो हम दोनों मिलकर वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबका साथ ही इस महफिल की असली पहचान है। इस प्यार और जज्बे के साथ ये सिंह परिवार है।